बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टाइकोमेट्री का पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। आज हम एग्जांपल नंबर 5 करेंगे जो कि कंबस्शन एनालिसिस के रिलेटेड है। एक बात ज़हन में रखें कि कंबस्शन एनालिसिस क्या होता है। ये वो तरीक़ाकार है जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाकर उसके एम्पिरिकल फार्मूला को मालूम किया जाता है। अब तरीक़ाकार ये होता है कि जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील हो जाता है। अब जब वो तब्दील होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन की मिक़दार अख़ज़ की जाती है, पानी की मिक़दार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिक़दार को लिया जाता है और फिर उनसे मोल, फिर मोल रेशो और उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया जाता है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 5 करने लगे हैं। कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब जलाया गया तो उससे जो कार्बन की मिक़दार निकली है वो है 65.44%, हाइड्रोजन है 5.50% और ऑक्सीजन है 29.06%। अब आपको ये बात पता है कि किसी भी चीज़ की परसेंटेज जो होती है हम उसे ग्राम में ले सकते हैं, तो ले लेते हैं हम। हमारे पास ये कार्बन हो जाएगा 65.44 ग्राम, हाइड्रोजन हो जाएगा 5.50 ग्राम और ये हो जाएगा ऑक्सीजन 29.06 ग्राम। अब एक बात ज़हन में रखने हैं कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस कितना दिया हुआ है वो है 110.15 ग्राम पर मोल। अब मॉलिक्यूलर मैस दे दिया तो इसका मतलब है हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम करना है। पहला काम ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में सबसे पहले क्या किया जाता है कि एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं और उससे फिर हम आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करेंगे। अब आपको पता है कि एम्पिरिकल फार्मूला में सबसे पहला काम ये होता है कि हम उन चीज़ों के मोल्स मालूम करें या ग्राम एटम मालूम करें। मोल बराबर होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस के। हमारे पास गिवन मैस कितना है 65.44 डिवाइडेड बाय मोलर मैस कार्बन का कितना होता है 12, तो ये हमारे पास बनता है 5.45 मोल या ग्राम एटम भी आप इसे कह सकते हैं, मैं आना ही लिखे। हाइड्रोजन जो है आपको पता है ये दिया हुआ है 5, इसके भी मोल हम मालूम कर लेते हैं। मोल बराबर होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस कितना है 5.50 और मोलर मैस कितना होता है आपको पता है 1.008, तो ये हमारे पास बन रहा है 5.46 मोल एक ग्राम एटम। इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये बराबर होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस के। तो गिवन मैस कितना दिया हुआ है 29.06 ग्राम डिवाइडेड बाय आपको पता है एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 16, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.82। अब अगर हम देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली होते हैं। कार्बन की रेशियो कितनी निकली है 5.45 ग्राम एटम यानी मोल है। हाइड्रोजन है 5.46 और ऑक्सीजन है 1.82 ग्राम एटम या मोल। हमें आपको पता है कि आगे हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है, तो ज़रा गौर करें सबसे छोटी जो मोल वैल्यू है वो किसकी है ऑक्सीजन की। तो हम क्या करेंगे ऑक्सीजन की मोल वैल्यू को सारे से डिवाइड कर देंगे 1.82 डिवाइडेड बाय 1.82, ये 5.46 डिवाइडेड बाय 1.82, अगेन 5.45 डिवाइडेड बाय 1.8। अब ये जो कार्बन वाला है ये अप्रॉक्सीमेटली जो रेशो आती है ये 3, हाइड्रोजन भी अप्रॉक्सीमेटली रेशो कितनी आ रही है 3 और ऑक्सीजन आ रहा है हमारे पास 1। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमने ड्राइव करना हो तो वो बन रहा है हमारे पास का। अगर ज़रा गौर कीजिएगा कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन क्या है 1, यानी ये बन रहा है C3H3O। अब एक बात ज़हन में रखें कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला हमने मालूम कर लिया है तो अगला काम हमने करना है एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करना है। चलिए जी कर लेते हैं।
एम्पिरिकल फार्मूला मैस मालूम करने का तरीका कार देखिएगा कि फार्मूला मैस बराबर होगा, ज़रा गौर कीजिएगा, एम्पिरिकल फार्मूले में कार्बन कितने हैं 3, तो जाइएगा 3 इंटू मोलर मैस ऑफ या मैस ऑफ कार्बन, एटॉमिक मैस भी आप कह सकते हैं, तो मैं यहाँ सिंपली मैस ऑफ कार्बन लिख रही हूँ, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं ज़रा गौर कीजिएगा 3, तो जाइएगा 3 इंटू मैस ऑफ हाइड्रोजन, ये मोलर मैस होता है, ये ध्यान में रखें, प्लस ये एटॉमिक मैस कह सकते हैं, 1 है तो आपकी मर्ज़ी है 1 से मल्टीप्लाई करें या नहीं, तो हो जाएगा मैस ऑफ ऑक्सीजन। ज़रा गौर कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू आती हैं। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, देखिएगा 3 इंटू कार्बन होता है 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है, आपको पता है कि 1, तो आपकी मर्ज़ी है 1.008 लगाना चाहिए या नहीं, तो 1.008 प्लस ऑक्सीजन एक ही है तो ये होगा 60। अब जब हम इसे हल करेंगे तो ये बन जाएगा 36, ये 3.024 और ये 16, तो इन सबको जब प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आता है 55.05 ग्राम पर मोल। आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मैस आ गया। अब आपको ये पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या ताल्लुक होता है। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ और बाकी हम कर लेते हैं, देखिएगा चलिए जी, हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला निकला था, एम्पिरिकल फार्मूला मैस, वो था 55.05 ग्राम पर मोल। अब ज़रा रिलेशन देखते हैं कि भाई एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या ताल्लुक होता है। आपको याद हो तो पहले मैं वैसे बताया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पर n क्या है, n होता है जी रेशो बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस एंड एम्पिरिकल फार्मूला मैस, रेशो बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, ओके जी, और डिवाइड करते हैं बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। हाँ जी, हो गया जी। चलिए अब हम लिखते हैं ज़रा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस कितना था, ऊपर देख लें आप 110.15 है, हम लिख लेते हैं 110.15, डिवाइड करना है हमने इसे 55.05 से, तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें कि ये 2 आ रहा है, यानी n हमारे पास कितना आ गया है 2। अब आपको याद हो तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या निकला था, C3H3O, राइट, यही था ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो जाएगा हमारे पास n से मल्टीप्लाई करेंगे, n हमारे पास क्या है 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला था C3H3O, 2 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा C6H6O2, यानी कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया है एक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर है? ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 6, स्टाइकियोमेट्री में ये सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं आमतौर पर एमडी कैट में इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, लेकिन ये पेपर पैटर्न के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है कि आपको ये लाजमी करना है, आपको छोड़ना नहीं है, और ये काफ़ी सिंपल भी है। अगला जो हमारा है वो बिल्कुल मोल से रिलेटेड है। आपको पता है मोल बराबर होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस के।
गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब हमारे पास 6 है कि आपने कैलकुलेट करना है कि 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम है, ये हमारे पास पोर्शन दिया हुआ है कि कैलकुलेट मोल फॉर 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एन ए। गिवन मास दिया हुआ है जी, हमने मोल या नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करना है, तो गिवन मास हमारे पास हो जाएगा 0.1 ग्राम। मोलर मास आपको पता है सोडियम का कितना होता है, Na का 23 ग्राम पर मोल। हमने ग्राम एटम कह लें आप या फिर मोल कह रहे हैं, वो मालूम करना है। वो आपको पता है गिवन मास और मोलर मास है, क्या करते हैं 0.1 को ऊपर रखते हैं और 23 को नीचे रख देते हैं। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 0.0043 मोल। इसे अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये बन रहा है, यहाँ पर स्टॉप कर लें 4.3 और 1 2 3 है वैल्यूज़, तो -3 हो जाएगा। 4.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम एटम कह लें या मोल कह लें ऑफ सोडियम। बहुत ईजी है मेरे ख्याल में, और ये हमारे पास आंसर है। अब हम इसका बी पोर्शन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 का। तो बी है जो बी जो हमारा है उसमें भी हमने क्या करना है कि मालूम करना है, मोल ही मालूम करना है, लेकिन हमारे पास दिया हुआ है सिलिकॉन। सिलिकॉन आपको पता है कि ये रेत बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की सूरत में। हमारे पास बी पोर्शन ये है कि 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन। एक बात ध्यान में रखें कि केमिस्ट्री कैलकुलेशंस में मैथ्स को हमेशा ग्राम में लिया जाता है, तो जो भी मैथ्स है उसे आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि गिवन मैथ्स जो दिया हुआ है सोडियम सिलिकॉन का, वो दिया हुआ है जी 0.1 kg। अब हमने kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। एक बात ध्यान में रखें कि जो बड़ी चीज़ होती है जब हम उसे चेंज करते हैं छोटी चीज़ों में, तो उस पर ज़रब लगाते हैं। ये समझ लें इस पर ज़रब किया हमने, ज़रब के उसको काटा है, जैसा थोड़े से ज़रब लगाते हैं। जब हमने ज़रब लगाई है तो आपको पता है कि 0.1 kg को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 1000 से, ग्राम से। ये हमारे पास बनेगा जी 100 ग्राम। हो गया, गिवन मैस आ गया हमारे पास 100 ग्राम। मोलर मैस जो होता है वो होता है सोडियम का सिलिकॉन का 28.08 ग्राम पर मोल। तो मोलर मैस हमारे पास है सिलिकॉन का 28.086 कह लें आप ग्राम पर मोल। अब आपको पता है गिवन मैस और मोलर मैस ही हमने करना है। मोल बराबर होता है, ये ग्राम एटम बराबर होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस कितना है हमारा, ग्राम में हमने निकाला है ना, तो 100 निकाला है हमने। 100 डिवाइड कर देंगे 28.086 से, तो आंसर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आता है 3.56। तो ये हमारे पास बन रहा है 3.56 ग्राम एटम या फिर मोल ऑफ सिलिकॉन। क्लियर है जी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि हम मोल की कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करके गिवन मैस भी मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आंसर है। हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर करते हैं 7। एग्जांपल नंबर 7 में उन्होंने कहा है जी कि आपने मालूम करना है गिवन मैस और किसका, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। वैसे इसे मैग्नीशियम कहते हैं, मैग्नीशियम नहीं कहते। तो हमारे पास है गिवन मैस, हमने कैलकुलेट करना है किसका, MgSO4, ओके, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका हमने गिवन मैस कैलकुलेट करना है। उन्होंने मोल दिए हुए हैं, मोल दिए हुए हैं जी 10⁻³ मोल्स, ओके। और मोलर मैस हम कैलकुलेट कर लेते हैं मैग्नीशियम का। चलिए जी, मोलर मैस बराबर हो जाएगा, पहले होता है मैग्नीशियम है ना, मैस ऑफ मैग्नीशियम, मैस ऑफ Mg प्लस mass of sulfur, ओके, mass of sulfur, देन क्या होगा जी, प्लस 4 इंटू mass of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देख लेना 4 बार है तो 4 बाहर करना पड़ेगा। ये बनेगा हमारे पास
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर होता है 24, प्लस सल्फर होता है 16, एटॉमिक नंबर 32, एटॉमिक मास 32 प्लस 4 इंटू 60, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हमारे पास बनेगा 24 प्लस 32 प्लस 64, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली बनता है जी 120, बिल्कुल 120 ग्राम पर मोल, यानी मोलर मास हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया है मैग्नीशियम सल्फेट का। अब आपको पता है कि मोल बराबर होता है गिवन मास ओवर मोलर मास, लेकिन जी हमने तो कैलकुलेट करना है गिवन मास, तो क्या होगा, गिवन मास वहीं खड़ा रहेगा और मोलर मास उधर जाके दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी गिवन मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। चलिए जी कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा मोल कितने हैं, मोल आपको बताएं कि 10⁻³ थे और मोलर मास 120 है, तो ये बनेगा 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 120, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है 0.12 ग्राम। आपको पता है कि गिवन मास को किस में लेते हैं, हम ग्राम में लेते हैं। ओके जी, आंसर आ गया, उम्मीद करती हूँ समझ भी आ गया होगा। चलें जी आगे देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 तो हो गई है, तो इस तरीके की आपके MD-CAT में आ सकते हैं, इस तरीके के MCQs। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। आइए हमने एग्जाम्पल नंबर जो करनी है वो करनी है 8। अब आपको एक चीज़ मैं समझा देती हूँ कि आमतौर पर जो मैथ्स होता है या फिर कुछ मोल्स वगैरह होते हैं उसमें तो हम गिवन मैथ्स मोलर मैथ्स में, ये तो मैथ्स के लिहाज से बात होती है। लेकिन नंबर के लिहाज से जब हमने पार्टिकल्स के तादाद मालूम करनी, भाई एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, तो इस सूरत में हमने क्या करना होता है, इस सूरत में हमने एवोगैड्रोस नंबर को इस्तेमाल करना होता है। आपको कुछ फार्मूलाज बता देती हूँ कि अगर तो आपने मालूम करने हों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो मेन उनके हैं पार्टिकल्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, अगर तो आपने ये मालूम करने हैं तब आपने सिंपली क्या करना है, उस चीज़ के मोल मालूम करके मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर से, मोल मालूम करके मल्टीप्लाई कर देना है जी एवोगैड्रो नंबर की। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता होगी 6.02 × 10⁻23, इतनी ज़्यादा तादाद। ओके, लेकिन अगर तो आपने मालूम करना हो जी नंबर ऑफ एटम्स, कि कोई भी एटम हो स्पेसिफिक, जैसे हाइड्रोजन एटम हो सकता है या कुछ भी, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये बराबर होता है जी कि एटम जो फार्मूला के अंदर मौजूद है, जैसे वाटर के अंदर देखें तो 2 हाइड्रोजन है, आपने यहाँ 2 हाइड्रोजन लिख रहे हैं 2, ठीक है। एटम जो फार्मूला में है मल्टीप्लाइड बाय मोल जो आपने कैलकुलेट किए थे मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगला काम, अगर आपने नंबर ऑफ कोई भी आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, आपने वो मालूम करना है। तो आपने क्या करना है कि ये देखना है कि आयन्स केमिकल रिएक्शन में कितने बन रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ NaCl की, NaCl जब डिज़ोल्व हुआ तो उसने बनाया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी एक Na, तो मैंने Na निकालना है, तो मैं वहाँ 1 रखूँगी क्योंकि एक Na तादाद यहाँ पे रखनी है फार्मूला या रिएक्शन में। मल्टीप्लाई करना है जी मोल से जो निकले थे और मल्टीप्लाई कर देना है अगेन फार्मूला यूनिट्स, तो वो सॉरी एवोगैड्रो से। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये समझना है जी आपने, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपने क्या करना है, उस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें बॉन्ड्स गिननी है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स हैं वो उनकी तादाद मल्टीप्लाइड बाय जी मोल और फिर से मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये आप जी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो आप लिख लें, ये आपको बहुत मदद करेगा। ऑलराइट, सो लेट्स, अच्छा ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है कि टोटल कितने एवोगैड्रो नंबर में कितने प्रोटॉन्स हैं जी, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ बॉन्ड की जगह पे हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। और टोटल में हम टोटल एटम्स लिख देते हैं। चलिए जी, अब हम ज़रा करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। वो कह रहे हैं कि अगर आपको 10.0 ग्राम ऑफ आइस यानी वाटर
किया जाए तो आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स अलग अलग, और फिर टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, और फिर कोवलेंट बॉन्ड्स, मतलब सारी चीज़ें करनी है जी। तो हमारे पास है एग्जांपल नंबर 8। ओके, हम ज़रा करने लगे हैं एग्जांपल नंबर 8 जी। गिवन मैथ्स दिया हुआ है हमें आइस का, मोलर मैथ्स तो यकीनन सबको ही पता होगा। गिवन मैथ्स है हमारे पास 10.0 ग्राम वाटर का। मोलर मैथ्स कितना होता है जी वाटर का? 18 ही होता है ना? यस 18 होता है। यह है 18 ग्राम पर मोल। आपको पता है कि मोल बराबर होता है जी गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो हमारे पास बनेगा ये 10/18। ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है जी 0.55। अच्छा, एक और बात, MCQs है आपकी एक्सरसाइज का कि 1 kg में कितने मोल होते हैं जनाब। तो आपने क्या करना है, सिंपली या गिवन मैथ्स में आपने 1 kg के जगह पर 1000 ग्राम लिख लेना है, क्योंकि गिवन मैथ्स में आपको पता है कि 1 kg है तो 1 kg कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम के। तो एक बार जहन में रखें, मैं यहाँ MCQs भी चाहे समझा देती हूँ, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 kg में कितने मोल होते हैं। तो 1 kg ऑफ वाटर बराबर है आपको पता है 1000 ग्राम के। मोलर गिवन मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स, तो 1000 ओवर 18 हो जाएगा, तो ये 55.5 मोल बन रहे हैं। यहाँ पे चूँकि 10 के लिए आंसर है तो कम हो जाएंगे। ये MCQs है जी आपके एक्सरसाइज में और पेपर में भी अक्सर आता है। तो 0.55 मोल हमारे पास आ गए। अब जी हमने मालूम करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स आपने करने या नहीं करने वो आपकी मर्ज़ी है, और चलिए कर लेते हैं तरीक़ाकार, एक तरतीब से चलते हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बराबर है, पीछे करवाया है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितने हैं? 0.55। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.02 × 10⁻23। तो ये हमारे पास आ रहा है 3.31 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ओके जी, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स तो हमने मालूम कर लिए हैं। अब हमने मालूम करने हैं कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स। आपको पता है कि जो वाटर होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंट होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है जी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये दो लॉन पेयर मौजूद है। अब ज़रा गौर करें, हाइड्रोजन कितने पाए जा रहे हैं? एक और एक, दो। बॉन्ड्स कितने पा रही हैं? एक और एक, दो। ऑक्सीजन तो एक ही है। तो मालूम कर लेते हैं तीनों चीज़ें। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, नंबर ऑफ़, आपकी मर्ज़ी है बॉन्ड्स मालूम करना जाए, जो पहले करना है आपकी मर्ज़ी। चलिए जी, हम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स मालूम करते हैं। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स में आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम इन फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय, आपकी मर्ज़ी है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ही लिख लें, क्योंकि आपको पता है कि मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। तो इट्स अप टू यू कि आप वो दोनों चीज़ें लिखने के बजाय, यानी इन दो को लिखने के बजाय सीधा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिखें। पर मैंने वो बताया तो वही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। आप इसकी जगह पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। ओके, हाइड्रोजन एटम कितने पाए जा रहे हैं वाटर में? 2। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 × 10⁻23। या तो इस तरीके से कर लें कि मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, या फिर डायरेक्ट ये आंसर लिख लें। तो ये आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.31 × 10⁻23। तो ये आता है हमारे पास 6.61 × 10⁻23। हाइड्रोजन एटम कितने आ रहे हैं हमारे पास? 6.62 है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स मालूम, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम मालूम कर लेते हैं जी। नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स आपको पता है फार्मूले में ऑक्सीजन एटम कितने पाए जा रहे हैं? एक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय, आपकी मर्ज़ी है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ही हमें इस बार लिखनी है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। मल्टीप्लाई बाय 3.31 × 10⁻23, वही आंसर आएगा। ये आया था हाइड्रोजन एटम्स के लिए, हाइड्रोजन एटम्स के लिए आया था। ये आएगा जी ऑक्सीजन एटम के लिए 3.31
इंटू 10⁻23 क्या बन जाएंगे ये एटम्स। हो गया। अब क्या मालूम करना है हमें, नंबर ऑफ टोटल एटम्स। चलिए टोटल एटम्स आपको पता है कि जो हाइड्रोजन एटम है और जो ऑक्सीजन एटम है वो हमें सम अप कर देंगे। चलिए टोटल एटम्स पहले कर लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल एटम्स। इसका दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आपका जो इतने एटम है ना उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के लिखने के बजाय आप टोटल एटम्स भी कर सकते हैं। तो ये आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम हमने कितने निकाले थे 6.62 इंटू 10⁻23 प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन एटम कितने निकाले थे 3.31 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर बन रहा है जी 9.93 इंटू 10⁻23 एटम्स टोटल। अब हमने मालूम करना है जी बॉन्ड्स। हो गया, टोटल एटम्स भी हो गया, हाइड्रोजन एटम्स भी हो गया, ऑक्सीजन एटम्स भी हो गया। अब हमने मालूम करना है जी बॉन्ड्स। कर लेते हैं। पीछे पहले बता दिया था स्ट्रक्चर में ही कि एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़रा बताइएगा ये कौन सी बॉन्ड होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो आपको पता होना चाहिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर हो जाएगा बॉन्ड इन स्ट्रक्चर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, या फिर ये भी हो सकता है जी नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो स्ट्रक्चर में मल्टीप्लाइड बाय सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना ये मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है। मैंने ये बताना ज़रूरी है कि आप कंफ्यूज ना। ओके जी, वाटर में कितनी बॉन्ड्स पाई जा रही हैं 2, क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकले थे हमारे पास 3.31 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻23। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहेंगे तो बताइए, इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएंगे। आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।